हेलो, हाय। सफलता भी अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आज हम लोग क्लास 8 का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सब कुछ पढ़ चुका है, ठीक है। क्लास 6 और क्लास 7। उसके पहले उम्मीद करती हूँ आप लोग की दीपावली बहुत अच्छी हुई होगी, ठीक है। आप लोग जो है खुशी खुशी अपना त्यौहार मनाए होंगे। इसलिए पहले भी दीपावली की शुभकामनाएं दी थी। अभी भी आशा करती हूँ आप लोग की दीपावली बहुत 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 शुभ हुई हो। जैसे आपकी दीपावली शुभ हुई हो, जैसे लक्ष्मी जी आपके घर में आई हो, उसी तरह से टिक के रहे, उसी तरह से आप लोग के जीवन में सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आप सबको एक सीट मिल जाए, टीजीटी पीजीटी एलटीजी ऐसी, चाहे जहाँ एक सीट मिल जाए, आप लोग का जीवन सफल हो जाए, आप लोग जो है अपनी लाइफ में अस्थायी हो जाए। तो आप लोग क्लास 6 और 7 को पढ़ चुके थे। क्लास 8 का 2 पार्ट डाल दिया। आज क्लास 8 का थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं उसको नहीं पता, लेकिन आज हम लोग 8th क्लास का लास्ट भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8th क्लास कोशिश करेंगे कि 9th क्लास को शुरू कर देते हैं, ठीक है। अभी तो 8th क्लास का आज लास्ट भाग है। तो उसके पहले आप लोग को क्या करना है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है और शेयर करना है। आप लोग शेयर नहीं करते हो। जितने लोग देखो उतने लोग, कम से कम 5 लोग को शेयर करो। सबके पास फ्रेंड सर्कल है, सबके पास होम साइंस स्टूडेंट होंगे, ऐसा तो है नहीं। कम से कम 5 लोग को आप लोग शेयर करोगे और उसके बाद में सब लोग लाइक करोगे और सबसे कहोगे कि जो है आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये आप लोग का नैतिक कर्तव्य है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फ्री शिक्षा आज भी दे रही हूँ। फ्री शिक्षा मैं जीवित रहूँगी जब तक, तब तक दूंगी। मुझे किसी से कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, लेकिन इतना आप लोग से सहयोग चाहिए कि आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शेयर खूब कीजिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें और ये शिक्षा दूर दूर तक, जो दूसरे दूसरे तक फैले कि फ्री शिक्षा मिल रही सबको। जो है जिसके पास जो है ऐसा नहीं है कि वो ट्यूशन कर सके, कोचिंग कर सके, वो भी इसको पा सके, ठीक है। तो ये आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग जब लास्ट तक देखोगे तो बीच में एक आध क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, उसका आप आंसर ज़रूर दोगे, ठीक है। तो क्लास 8 का हम लोगों ने 10 चैप्टर पढ़ा था। चैप्टर 10 तक हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग 11th चैप्टर पढ़ेंगे। 11th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि गृह प्रबंध। हम लोग 11th चैप्टर पढ़ेंगे अपना गृह प्रबंध, ठीक है। ये आ गया, हाँ, गृह प्रबंध हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 गृह प्रबंध हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, क्लास 6 में भी और क्लास 7 में भी। ये सब बहुत छोटे छोटे बेसिक पे आ रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए है तो छोटे बेसिक पे आ रहा है। जैसे क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि एक लड़की इधर उधर सामान रखी थी। फिर क्लास 7 में पढ़ा था कि जो है खाने का जो है सामान जो लो वो खाओ, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हमने ना। अब क्लास 8 आ गया है, इसमें थोड़ा सा जैसे घर को सजाने उजाने का तरीका इसमें बताएगा कि घर को सुंदर कैसे बनाते हैं, घर को जो है खूबसूरत दिखने के लिए क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बताया जाएगा इसमें, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, किसी भी घर को देखने में यह पता लगाया जा सकता है कि घर सुंदर है या नहीं। देखो बाहर से आदमी कलर फलर करवा देता है, वो अलग सी बात है, लेकिन जब घर के अंदर देखो आओ और घर के अंदर अगर सब व्यवस्थित रहता है तो घर सुंदर लगता है। कई बार क्या होता है, बाहर से घर सुंदर नहीं दिखता है, लेकिन आप उस घर के व्यक्ति के घर के अंदर जाओ तो घर बहुत सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि सामान व्यवस्थित रखा है, साज जो श्रृंगार जो उस घर का हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि जो आपको आकर्षित करता है अपनी तरफ, ठीक है। गृह प्रबंध में घर को सजाना सबसे बड़ी चीज़ है। घर को सजाने की बात नहीं कि आप रोज़ ऑनलाइन शॉपिंग करते रहो, रोज़ मार्केटिंग करते रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। साफ़ सफाई रख के बढ़िया सब पर्दा सर्दा साफ़ लगा के आप उसको भी सुंदर बना सकते हो। जैसे खिड़की दरवाज़ा पोंछ सकते हो आप, पर्दा धुलाई कर सकते हो आप, ठीक है। पर्दे की रॉड वगैरह साफ़ कर सकते हो, फर्श पे पोछा लगा सकते हो, काला नीला सफ़ेद पीला जैसा भी आपका फर्श हो, पत्थर का हो, टाइल्स का हो, काला वाला हो, लाल वाला हो, कोई सा भी, मोज़ेक हो, कोई सा भी हो, आप उसको साफ सुफ कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम कोई तीज त्यौहार मनाते हैं, जैसे आपका भी दीपावली आता है, तो दीपावली क्या है, वार्षिक सफाई है दीपावली। उसमें हम लोग पूरे घर को साफ करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, और वो एक ऐसा त्यौहार है कि हम लोग अपने घर को सजा देते हैं
और वो सजावट को हम लोग अगर साल भर रखते हैं, मतलब कि उस व्यवस्था को, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फ़ोटो फ्रेम अगर दाहिने दीवार पे लगाएं तो बाएं पे नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप उस साफ़ सफाई को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको लास्ट तक समस्या नहीं आती है। और फिर नेक्स्ट कुछ भी, जन्मदिन आ गया आपका, होली आ जाएगा, फिर आपका किसी के यहाँ कोई जो क्या कहते हैं रामायण वगैरह बैठ गया, कोई भी चीज़ हो गई, कैसे भी गेट टुगेदर एक छोटा सा हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो जो है हम उसको ढंग से अपने घर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि घर सुंदर है। मुझे जो किचन में टाइम लगाना है, जो मुझे अपने बच्चों के कपड़े में टाइम लगा, अपने ऊपर टाइम लगाना, मुझे घर पे टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है घर को साफ सफाई करना और रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो है घर को सजाने के लिए वस्तुओं को व्यवस्थित रखना चाहिए। ठीक है, कि ये नहीं है कि जो है आप मान लो दीपावली की सफाई हुई तो आपने ऐसा कोई सामान जो आपको बहुत ज़रूरी था, जैसे मान लो अपने पेन का एक बॉक्स रखा हुआ है, तो आपने क्या किया, उसको ऐसी जगह रख दिया, अब आप दूसरे दिन पेन खोजते फिर रहे हो, पूरा दिन अपने पेन खोजा, लास्ट में आपको दुकान से मंगाना पड़ा। ऐसे नहीं रखना, सारी चीज़ें ऐसी व्यवस्था करके सफाई रखनी कि सब कुछ आपको सामने जैसे हो वैसे मिले, व्यवस्थित रहे, सुंदर रहे, लेकिन सब कुछ मिल जाए सामान। सुंदर सजा हुआ घर सबको आकर्षित करता है, सही बात है। घर में जो है सफाई वगैरह कर कर रोगों से बचा जा सकता है। जैसे हम लोग वॉश लगाते हैं ना, फ्लावर वॉश लगाते हैं, जिसको फूलदान कहा जाता है हिंदी में, तो उस पर हम लोग स्प्रे करते हैं। जैसे हम लोग कर्टन स्प्रे करते हैं, तो कर्टन स्प्रे करने से क्या होता है, कर्टन महकता है। ठीक है, जिसके पास कर्टन स्प्रे नहीं है उसको कुछ नहीं करना, अगर कंफर्ट है उसके पास तो कंफर्ट हल्का सा घोरो और स्प्रे कर दो। चलो अगर वो भी नहीं है तो परफ्यूम जो हम लगाते हैं वही एक स्प्रे लगा दो, तो ये क्या होता है, ये आपके पर्दे की खुशबू से वो पूरा घर खुशबू कर गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आप कोई दवा जो छिड़कते हो उसको आप जो है छिड़क सकते हो अपने पूरे घर में, तो उससे क्या होता है, उससे आपके कीड़े मकोड़े नहीं लगते। डिटॉल का जो है स्प्रे बनाओ और उसको स्प्रे आप डालो उस पर, फ्लावर वाश जो होता है ना आपका, फूलदान जो होता है उस पर डालो, तो जो है उसको उस पर डालोगे तो उस पर बैक्टीरियाज या मच्छर या सब नहीं आएंगे। तो ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई के लिए भी अच्छी होती है। ठीक, घर की सजावट हम दो रूप से करते हैं, एक अंदरी एक बाहरी, मतलब जो है आपकी आंतरिक और बाह्य सजावट करते हैं। ठीक है, बाह्य सजावट दीवारों को रंगाई पुताई कर, जो दीपावली में सबके यहाँ होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, रसोई, स्नान गृह, ये बाहरी। ठीक है, बाह्य सजावट के अंतर्गत आता है। और जो आंतरिक सजावट होता है उसके अंतर्गत आता है कि अंदर की सजावट, जैसे आपका काफ़ी तक का टेबल हो गया, कपड़े की अलमारी हो गई, किचन के सामान हो गए, सोने का कपड़ा हो गया, हाँ पढ़ने का कपड़ा हो गया, कमरा हो गया, आप उसको सारी कापी किताब उठाओ रखो, ये सारी चीज़ें करनी होती। ठीक है, ये सब आपके सजावट के आंतरिक सफाई के तरीके होते हैं। गृह सज्जा का व्यवस्थित कला क्या है, अनुरूपता। ठीक है, अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, दबाव और लय, ये है ना। कला के सिद्धांत कितने हैं और कला के तत्व कितने हैं, कला के तत्व हैं 5 और कला के सिद्धांत कितने हैं 7 है ना। कला के तत्व 5 है, क्या क्या है, कला के सिद्धांत आपके हैं अनुरूपता, ठीक है, अनुपात, संतुलन और लय। अनुरूपता, अनुपात, संतुलन, लय। ठीक, अनुरूपता का क्या मतलब होता है, किसी कक्ष में सजी सामग्रियों की आपस में समानता दिखाई देना ही अनुरूपता है। जैसे मान लीजिए किसी कक्ष में आपने फ़ोटो फ्रेम लगाया है, तो एक दीवार पे आपने बहुत ढेर सारी फ़ोटो फ्रेम लगा दी और दूसरे दीवार पर आपने कुछ नहीं लगाया है, तीसरे दीवार पर आपने कुछ नहीं लगाया, चौथे दीवार पर आपने कुछ नहीं लगाया, तो वो सारा फोकस आपका उस दीवार पे दे रहा है। ठीक है, वो सही है, लेकिन ये आपका मतलब नए जो लुक आ रहे हैं आजकल उसमें फिट बैठता है, लेकिन आपने उसको एक तरीका होता है लगाने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक बड़ा फ्रेम लगाया, एक जैसे मान लो आपने इस तरह से लगा दिया। ठीक है, जैसे मान लो आपने इस तरह से लगा दिया, एक यहाँ पर बड़ा फ्रेम लगा दिया, ठीक है, एक यहाँ पर बड़ा फ्रेम लगा दिया,
एक यहाँ पर बड़ा फ्रेम लगा दिया और इसके बीच में छोटे फ्रेम लगा दिए, ठीक है। तो ये आपके एक जो अनुरूपता दिखाई देगा, ठीक। लेकिन अगर आपने क्या किया, एक यहाँ छोटा लगा दिया, एक यहाँ छोटा लगा दिया, एक यहाँ छोटा लगा दिया, एक यहाँ छोटा, एक यहाँ छोटा, एक यहाँ बड़ा सा लगा दिया, तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, तो ये अनुरूपता नहीं दिखेगी, ठीक है, ये अलग दिख जाएगा। अनुपात क्या होता है, घर में सजी वस्तुओं को आकर्षक दिखने के लिए इनके बीच रंग, आकार, बनावट निश्चित अनुपात हो, ठीक है। जैसे कि आपका मैंने ये बताया कि ये तो अनुरूप हो गया कि रेखा बनावट के आकार पर की, भाई ये बनावट का आकार है, सब छोटे 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 हैं और बीच में एक बड़ा सा लगा दिया, वो अजीब सा लगता है। अब बड़े बड़े चार तरफ आपने लगा रखे हैं और एक छोटा 2-3 लगा दिया बीच में, ये आपका क्या हो गया, अनुरूप हो गया। अनुपात क्या है कि जैसे कि आपने अपने जो है कमरे में स्टूल रखा है, कमरे में स्टूल रखा है, तो एक स्टूल रखा है तो आपने उसको सेंटर में रख दिया, उसको खूब बढ़िया से जो है कवर वगैरह डाल दिया। लेकिन अब आपने कमरे में ही 20 स्टूल रख दिया है, तो क्या वो आपका अनुपात में है? अच्छा लगेगा? बिल्कुल लगेगा कि यहाँ कोई शादी समारोह है, बर्थडे है, कुछ है कि उसी में सब लोग को बैठने के लिए लाकर लगा दिया गया है, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपका संतुलन आ जाता है। संतुलन का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जो है केंद्र मानकर उसके चारों तरफ वस्तु जो रखी जाती है उसको संतुलन कहते हैं, मतलब उत्पन्न करती है। जैसे कोई संतुलन क्या है, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, कहीं थोड़ा, कहीं बहुत थोड़ा, वो संतुलन वाली चीज़ नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक सेंटर में आपने एक टेबल रखा है, तो वहाँ पर आपको वो टेबल पर आपने फ्लावर वास रख दिया, वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपने उस कोने पे भी बड़ा सा टेबल रख दिया, उस कोने पे बड़ा सा टेबल रख दिया, उस कोने भी बड़ा सा टेबल रख दिया, तो और उस पर फ्लावर वास रख दिया, तो वो उतना खूबसूरत नहीं दिखेगा, ठीक है। दबाव क्या है, दबाव होता है कि किसी चीज़ को केंद्र, मतलब अब दबाव का मतलब होता है आकर्षण। दबाव का मतलब क्या होता है, आकर्षण। इसका क्या होता है, इसके अनुसार सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर कम महत्वपूर्ण चीज़ें रखनी चाहिए। जैसे कि किसी चीज़ को आप आकर्षण दिखाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का आप आकर्षण दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लो सपोज दैट आपने खुद को ड्रेसअप किया है, खुद को आपने बिल्कुल से एकदम तैयार कर दिया, मान लो दीपावली आया था, आपने खुद तैयार कर दिया। आपको क्या चीज़ ज़्यादा अपने शरीर में उभारना था, जैसे आपको अपनी साड़ी दिखानी थी, आपको अपना लहंगा दिखाना था, आपको अपना काजल दिखाना था, आपको अपना हेयर, जो भी आपको दिखाना था, तो आप क्या करते हो, उसको थोड़ा सा वो हाईलाइट करते ना। जैसे किसी को अपना आँख दिखानी है अपनी, तो खूब मोटा सा काजल लगाएगा, आँख उसकी उभर के आएगी, ठीक है। किसी को बाल दिखाना है तो अपना आगे बाल कर दे या छोटी बना दे, जूड़ा बना दे, तो वो उभर के आएगा, हाँ ऐसा है। किसी को अपनी साड़ी दिखानी है तो सारा मेकअप हल्का कर देगा और साड़ी काफ़ी भारी भरकम दिखाई देगी, ठीक है। तो उसी तरह से किसी भी चीज़ को आकर्षण दिखाई देना है तो जो आकर्षण वाली चीज़ है उसको सेंटर में रखेंगे और जो और सारी चीज़ें हैं उसको कम आकर्षित रखेंगे। जैसे आपको मान लीजिए फ्लावर वास दिखाना है, एक कोई बड़ा सा कोई फ्लावर वास लेकर आया है, वो बहुत सुंदर है, आपको दिखाना है, तो बहुत सुंदर सा उसको आप बड़ा सा रखेंगे और जो और आप घर में अपने कमरे की सजावट करेंगे वो हल्के हल्के करेंगे ताकि सबका निगाह वहाँ पर जाए और वो जो छोटी सजावट है उससे उसका सजावट और ज़्यादा उभर कर है, ठीक। ये हो गया आपके क्या, आपके तत्व हो। कला के तत्व कितने होते हैं, 5, और कला के सिद्धांत कितने होते हैं, 7। सजावट के साधन कौन कौन से हैं, जैसे फर्नीचर हैं, पर्दे हैं, ठीक है, आपके कालीन, दरी है, पायदान है, ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है घर में रखते हैं। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी का घर छोटा हो, चाहे किसी का घर बड़ा हो, लेकिन रखते सब लोग हैं। कोई एक डोर मैट रखेगा, कोई 4 डोर मैट रखेगा, वो अलग सी बात है कि चारों डोर पे रख दे, कोई एक पे मेन पे रखे, वो अलग सी बात है, लेकिन होगा सबके पास एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी सुंदरता वाली चीज़ें हैं, ठीक। फिर रंगोली, अभी हम लोग ने रंगोली बनाया जो है दीपावली में, फूल पौधे, कोई हरा फूल, जिसके पास बगीचा है, जिसके पास बहुत फूल हो रहा है वो हरा पौधा फूल लगा रहा है, जिसके पास नहीं है वो आर्टिफिशियल लगा रहा है, ठीक है। बिजली के उपकरण जैसे आपके जो है सुंदर लाइटें अभी दीपावली में लगी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मनोरंजन के साधन जो हो गए
मनोरंजन के साधन पत्र पत्रिकाएँ हो गई, ठीक है। चंपक वंपक बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग मेरी सहेली पढ़ते, गृह शोभा पढ़ते, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आजकल फ़ोन आ गया तो ये सारी उस पर भी चीज़ें आ गई हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हो, आप लोग प्रतियोगिता दर्पण वगैरह पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग जियो न्यूज़ जो है उसको अपलोड कर लो, उस पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये प्रमोट नहीं है, नहीं तो प्रमोट समझो, क्योंकि अभी इतने सब्सक्राइबर हुए भी नहीं कि मैं कोई चीज़ प्रमोट करूँ। मैं सिर्फ आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि जो लोग प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना चाहते हो, ठीक है, या जो है आप लोग और कुछ चंपक वंपक पढ़ना चाहते हो, जो कि बहुत लोग मुझे कार्टून वगैरह बहुत पसंद है। थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन मुझे कार्टून बहुत पसंद है। तो ये डोरेमोन वोरेमोन मैं बहुत देखती हूँ, चंपक वंपक बहुत पढ़ती हूँ। तो जो है ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर चंपक वगैरह पा सकते हो, आप वहाँ प्रतियोगिता दर्पण पा सकते हो। जियो न्यूज़ अपलोड करोगे, मैगज़ीन का एक ऑप्शन आएगा, मैगज़ीन पे आप जाओगे तो वह आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बस एक कैजुअली मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कुछ प्रमोशन करे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए कि मैं कोई चीज़ प्रमोशन वमोशन करूँ, ठीक है। ठीक। अब बैठक की दो शैलियाँ होती हैं, एक होती है भारतीय शैली, एक होती है पाश्चात्य शैली। भारतीय शैली क्या होती है, यह निम्नलिखित तरीके से की जाती है। कैसे की जाती है, बैठक में तख्त या दीवान बिछाया जाता है, जिस पर गद्दा चादर बिछाया जाता है। दीवान या तख्त पे के अनुसार 2-3 तकिया मसलंद आदि रखे जाते हैं, ठीक है। बैठक में एक छोटी मेज़ भी रखी जाती है, जिस पर फूलदान रखा होता है। अलमारी, टीवी, चित्र, लैंप आदि बढ़िया तरीके से उसमें लगाए रहते हैं। कालीन, दरी, चटाई आदि बिछाई रहती है। दरवाजे पर पायदान रखा जाता है। पश्चात शैली का क्या है, ये जो है अधिक आय वाले लोग उसको अपना सकते हैं। कमरे में सोफे रखे जाते हैं, सोफे पर बहुत अच्छे जो है कवर्स डाले जाते हैं। केंद्र पर टेबल रखी जाती है, फूलदार, लैंप, खिलौने आदि से द्वारा सजाया जाता है। सोफे के अलावा 2-4 कुर्सियां रखी जाती हैं। कालीन बिछाई जाती है, गमले रखे जाते हैं, कलाकृतियों से सजाया जाता है। पुस्तक की अलमारी यहाँ पर रखी जाती है, इसमें तख्त वगैरह नहीं होता है। हम लोग बैठक में क्या करते हैं, तख्त वगैरह रख लेते हैं, बेड वगैरह रख लेते हैं। तो समझ लीजिए कि हम लोग क्या है, हम लोग अपने घरेलू जो भारतीय शैली उसके अनुसार, इसमें टीवी, म्यूजिक सिस्टम रखा जाता है। दरवाजे खिड़की पर आकर्षक पर्दे लगे होते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए जो है उस पर। अब सामान्य शिष्टाचार क्या है, यदि आपके घर कोई जाए उससे आप बात ना करें तो आपको कैसा लगे, मतलब कि पूछ रहे अगर सामान्य शिष्टाचार है कि आपके घर कोई जाता है तो ऐसा नहीं, आपको अच्छे से उसके पास बैठना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, उसको चाय पानी कॉफ़ी जो आपके पास है वो पूछना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास छेना हो तभी आप पानी पिलाओ, ऐसा नहीं, आपके पास पेठा हो तो भी पानी पिला सकते हो आप, ऐसा नहीं है। और आपको चाय पिलाना, कॉफ़ी पिलाना है, ऐसा नहीं कि आप कॉफ़ी उसको पिलाओ या आप माचा ग्रीन टी लेकर आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप उसको एक साधारण सी दूध वाली चाय पिला सकते हो, दूध नहीं तो आप काली चाय पिला सकते हो, ठीक है। आपके पास पेठा भी नहीं, आप गुड़ दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, मतलब एक सामान्य शिष्टाचार आपको उसके साथ करना है, ठीक है। आप जो भी चीज़ करते हो, ये सारी चीज़ें, नमस्ते, सभी घर कोई आता है उसको आप इतना उचित सब आप देखभाल करते हो, तो वो आपकी एक अच्छी छवि बनाकर अपने साथ लेकर जाता है, ठीक है। इसके बाद यात्राओं की तैयारी कैसे की जाती है, कि जो है यात्राओं की तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक तय होता है कि यात्रा क्यों करनी है। सबसे पहले शादी ब्याह होता है तो आजकल नया भाई सिस्टम है, तो लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं ना। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी, थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। तो शादी ब्याह हो जाता है तो नया जोड़ा घूमने जाता है बाहर, ठीक है। जो नए कपल्स होते हैं वो घूमने जाते हैं बाहर, तो वो तय करते हैं उनको कहाँ जाना। अभी वो लोग तो जो है ऐसी जगह नहीं जा सकते ना जहाँ पर पूजा पाठ वाली जगह हो, या उनका मतलब अगर मुस्लिम धर्म से जो जुड़े हैं तो वो मदीना या ऐसी जगह तो नहीं जाएंगे ना। वो लोग कहाँ जाएंगे, वो लोग जाएंगे जहाँ घूमने वाली चीज़ हो, ऊटी हो, मसूरी हो, उत्तराखंड हो, शिमला हो, ऐसे जगह जाएंगे, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको देखना कि कितना करनी है, कहाँ करनी है, कितने दिन लगेंगे, क्या क्या साधन चाहिए, क्या क्या उद्देश्य हैं, मौसम कैसा है, मुझे पैसे कितने चाहिए, मेरे बजट का है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। उसके पहले आपको तैयारी कर लेनी होती है। तैयारी करने के लिए उसके पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको तैयारी करने के पहले देख लेना चाहिए जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ का बजट है मेरे पास कि नहीं है। अगर बजट है तो बेस्ट है। उसके बाद आप लोग को तय करना चाहिए कि वहाँ के मौसम कैसे हैं, वहाँ का मौसम जो हो उसके अनुसार से आपको कपड़े वगैरह, खाद्य सामग्री व्यवस्थित करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यात्रा का समय देखना चाहिए कि इस टाइम पर मेरी ट्रेन है या मेरा जो है मेरी प्लेन है, जो भी है जिसके माध्यम से आप जा रहे हैं वो है तो मुझे जाना है, ठीक है।
उसके बाद में यात्रा के पश्चात जब आप घर से पर लौटेंगे तो आप जो गंदे वस्त्र रहेंगे उसको धुलेंगे। उसके बाद जो है अपना आप घर को अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद आप जहाँ से गए किसी के लिए कोई चीज़ लेकर आए हैं तो आप उसको निकालेंगे, सबको आप अपने घर में रख लेंगे कि जो हाँ भाई क्या क्या सामान किसी को देना है। उसके बाद में आप डिस्ट्रीब्यूट करते चलेंगे, ठीक है। यात्रा के लाभ क्या होते हैं भाई? जब नए जोड़े आते हैं उनके अंदर प्रेम बनता है। या हम लोग जाते हैं नए जोड़े, तो हम लोग हैं नहीं, समय हो गया है, तो हम लोग को थोड़ा सा परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का समय मिलता है। उसके बाद में हम लोग कुछ बाहर घूम के आते हैं, मूड फ्रेश होता है, अनेक अनेक अनुभव लेकर आते हैं, रीति रिवाज देख कर आते हैं, ठीक है। बहुत कुछ देखते हैं, हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन का मतलब क्या होता है? पत्र लेखन होता है कि हम लोग भाई पत्र लिखते हैं। पत्र दो होते हैं, एक व्यक्तिगत पत्र होता है, एक आवेदन पत्र होता है। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है? वो पत्र होता है जो निमंत्रण पत्र हो गया, बधाई पत्र हो गया, पारिवारिक पत्र हो गया, ठीक है। इसको हम लोग व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। निमंत्रण पत्र शादी पर दे दिए, जन्मदिन पर दे दिए, रामायण वगैरह बैठा दे दिए। बधाई पत्र हो गया जन्मदिन पर किसी को बधाई पत्र दे दिया, कोई विशेष त्यौहार है उस पर सबको बधाई दे दी। जैसे अब दीपावली आ रहा है, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। जन्मदिन आता है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपके बधाई पत्र। पारिवारिक पत्र क्या हो गया? अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड पत्र। कोई भी पा जाए वो पढ़कर पूरे परिवार को सुना सकता है, ठीक है। व्यवसायिक पत्र क्या होता है? ये एक व्यवसाय के अनुसार ही आता है। जैसे कि आप नौकरी पा जाओगे तो आपके पास ही वो लेटर आएगा और उस लेटर को आप पढ़ोगे, आप ही उसके हिसाब से समझोगे, बूझोगे, उसके बाद काम करोगे। वो अलग सी बात है कि आपके हस्बैंड उसमें मदद करें या आपका कोई और भाई वगैरह मदद करे, लेकिन उसको आपके लिए आता है, वो व्यक्तिगत पत्र आपका है, ठीक है। वो व्यवसायिक पत्र कहला जाता है। पत्र को कैसे लिखा जाता है? संबोधन करने के लिए आदरणीय, सम्मानीय, माननीय, महोदय जैसा जो है आपको वो करना होता है, मतलब उच्चारण करना होता है सर्वप्रथम। उसके बाद अपना आप लिखते रहते हैं। या अगर प्रेम के लिए करना हो तो प्रिय, प्रियतमा, माई लव, जो जैसे लिखना हो वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। अंत में अपना पता, नाम, ये सारा लिख कर धन्यवाद देते हैं, ठीक है। ये आपके पत्र वाले चीज़ आ गए। अब यहाँ पर पत्र के बारे में दिया हुआ, पत्र मैं आपको बताऊंगी नहीं, पत्र आप जो है खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर गृह प्रबंध खत्म हो गया। अब आपका चैप्टर आएगा धुलाई कला। धुलाई कला भी हम लोग ने पढ़ लिया है पीछे वाले उसमें सारे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। जैसे गृह प्रबंध उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसमें हम लोगों ने उतना विशेष नहीं पढ़ा था ना। इसमें देखिए हम लोगों ने कला का तत्व जाना, कला के 5 तत्व हम जाने हम लोगों ने। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कला के 5 तत्व। अब आप लोग मुझे आंसर दोगे कला के 5 तत्व कौन से हैं, और आप आंसर दोगे कला के सिद्धांत, ठीक है। कला के 5 तत्व और सिद्धांत कितने हैं, ठीक है। सिद्धांत कितने हैं, नंबर बताओगे आप, कितने हैं, नंबर बताना है, ठीक है। नंबर बताना है, नंबर बताना है कितने हैं। और 5 तत्व जो कला के हैं वो आपको नाम लिखना है। कला के बारे में, कला के 5 तत्वों का नाम लिखना है और कला के कितने सिद्धांत हैं वो गिनती लिखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं धुलाई कला पर। धुलाई कला भाई सबको पता है, रोज़ होता है। मतलब दीपावली में तो धुल धुल के सब लोग परेशान हो गए। पर्दा धुलो, कपड़ा धुलो, चादर धुलो, और मैट धुलो, फला धुलो, डिमका धुलो, मतलब धुल धुल के परेशान हो गए। धुलाई करने के जो है एक कठिन धुलाई होती है कठोर, एक आसान धुलाई होती है मृदु, ठीक है। उसी तरह से जल भी 2 होते हैं, एक मृदु होता है, एक कठोर होता है, ठीक है। जो आपका कठोर जल होता है उसके अंदर एक कमी होती है कि वो खारा होता है, ठीक है। उससे दाग धब्बे जो होते हैं ना वो जल्दी निकलते नहीं हैं, ठीक है। और जो है उसमें थोड़ा सा समस्या आती है। ये नमकीन होता है, इसमें जल में कैल्शियम मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। वस्त्र में साबुन लगाने पर झाग नहीं होता, वस्त्र में पीलापन आ जाता है, इसलिए ये वस्त्र धुलने के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा? कठोर है। वस्त्रों में सामान दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, देखो आप लोग दाग धब्बे छुड़ाने की बात करते हो, यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करती चलूँगी। स्याही के धब्बे कैसे छुड़ाए जाएंगे? नींबू का रस, खट्टा दही आदि लगाकर छुड़ाया जाएंगे। हल्दी का धब्बा कैसे छुड़ाया जाएगा? हल्दी का धब्बा छुड़ाने के लिए अगर ताज़ा है तो साबुन और कपड़े के धोने वाले सोडे से छूट जाता है, ठीक है। गर्म पानी से धोने से छूट जाता है। वैसे छूटता नहीं हल्दी का धब्बा, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है छूटता नहीं है, लेकिन बुक की लिखी बात है तो आप लोग उसको देख सकते हो। पुराना धब्बा स्प्रिट में कुछ देर भिगो दें, इसके बाद छूटाएं, छूट जाएगा। रक्त के धब्बे मैंने पहले बताया था कि इसमें प्रोटीन होता है तो इसे गर्म पानी से नहीं धुलना वरना जम जाता है, इसको ठंडे पानी से धुलना है।
इसमें अमोनिया वगैरह डालकर धुल सकते हैं। 2-3 बार साबुन लगाकर धोने से रक्त का धब्बा छूट जाता है। रक्त का धब्बा वास्तव में छूट जाता है, अगर ताज़ा है तो छूट जाता है। चाय के धब्बे को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए कि जो है बगैर दूध की चाय का धब्बा है तो उसे गर्म पानी से छुड़ा लेना चाहिए, और अगर दूध की चाय है तो उसको साबुन और पानी से छुड़ा लेना चाहिए। पान के धब्बे छूटते नहीं, मुझे जहाँ तक पता है बिल्कुल नहीं छूटते। पान के धब्बे को छुड़ाने के लिए वस्त्र पर हरी मिर्च, कच्चा आलू या दही रगड़ना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, तेल के धब्बे को बेबी पाउडर लगा देना चाहिए। कुछ देर बाद पाउडर पर पूरा तेल सोख लेता है। पाउडर लगाने के बाद इस्त्री करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, ठीक है। एक लड़की मुझसे पूछी थी, मेरी एक बहन थी छोटी, हाँ पढ़ती है मेरे साथ, मेरे से पढ़ती है वो, आप लोग के साथ ही जुड़ी हुई है। इतना लंबा डिफिनेशन दे दिया ना, मेरी स्टूडेंट है, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा था कि दीदी तेल का धब्बा कैसे छुड़ाएं, तो मैंने बताया कि आप पाउडर लगा के इस्त्री कर दो। तो बोली कि दीदी से छूटा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मेरे दिमाग से सुन लो, पानी गर्म कर लो, और पानी इतना गर्म कर लो कि वो मतलब टच करने लायक रहे, गर्म रहे, ज़्यादा गर्म रहे, गुनगुना नहीं, ज़्यादा गर्म रहे, टच करने लायक रहे। और उसके बाद आप उसमें सर्फ घोल के कपड़ा डाल दो। कपड़ा डालने के बाद उसको रगड़ के साफ कर दो, छूट जाएगा। ये सही बात है, ये बिल्कुल छूट जाता है, ठीक है। पाउडर वाउडर से नहीं छूटेगा तो इससे जरूर छूट जाएगा। वस्त्र में कलफ लगाने के लिए क्या करना चाहिए? कलफ लगाने के लिए आजकल तो बहुत तरीका आ गया है, ठीक है। सूती वस्त्र को कड़ा करता है, रेशमी वस्त्र को कड़ा करता है, चमक आता है, प्रेस कर दिया जाता है तो और ये थोड़ा मजबूत हो जाता है कपड़ा, क्योंकि टाइट हो जाता है। कलफ बनाने के लिए अरारोट का, साबूदाने का, चावल का और जो है आर टाइम बेस्ट आपका रिवाइव। अब अरारोट का कलफ कैसे बनाते हैं? जो है अरारोट 2 बड़ा चम्मच, पीसा सुहागा आधा चम्मच, मोम 1/4 चम्मच। एक बड़े बर्तन में अरारोट, सुहागा और मोम को लेकर बड़ा चम्मच ठंडा पानी में डालिए और थोड़ी देर उबालिए। इसके बाद 1 चम्मच अरारोट चलाते हुए उसमें डालते रहिए, ठीक है। जब घोल चमकदार पारदर्शी लेई बन जाए तो कलफ तैयार हो गया। इसमें कपड़े को आप जिस तरह से डालना है, हल्का गाढ़ा जो करना है वो आप पानी मिलाकर या वैसे डाल सकते हैं, ठीक है। मैदे का भी कलफ अरारोट के कलफ की ही तरह से बनता है, सेम टू सेम। ये सब चीज़ें कैसी हैं, आप गाढ़ा करो तो गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। साबूदाने का कलफ 50 ग्राम साबूदाना, सुहागा अथवा चीनी 500 मिलीग्राम मिला दो, और इसके बाद ने इसको जो साबूदाने को थोड़ी देर पानी में भिगोइए 15-20 मिनट। उसके बाद उसको पानी जो उसकी उसमें थोड़ा अधिक पानी मिलाकर आंच पर पकाइए। कम आंच पर रखे घोल को चलाते रहिए। जब दाने गल जाएं तो पिसा सुहागा मिलाकर अब घोल को पतले कपड़े से छान लें। यह कलफ के लिए तैयार हो जाता है। इसमें आप अपने कपड़े को डाल सकते हैं। चावल का घोल 2 बड़ा चम्मच चावल और मोम 1/4 चम्मच मोम रहेगा, सुहागा आधा चम्मच रहेगा। इन सबको क्या करेंगे, पहले पीस लेंगे चावल को, उसके बाद छलनी से छान लेंगे और इसका कलफ अरारोट की तरह से ही बनाएंगे, ठीक है। कलफ के प्रकार क्या होते हैं? कलफ के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के, गाढ़ा, मध्यम, पतला। गाढ़ा क्या होता है? ये किस पर लगता है? मिलिट्री के कपड़ों पर लगता है, कमीज के कॉलर पर लगता है, नर्स की टोपी और बेल्ट पर, आद पर लगता है। कौन सा? मोटा वाला। मध्यम वाला क्या लगता है? कमीज, फ्रॉक, कुर्ता, आद पर। पतला वाला किस पर लगता है? चादर वगैरह पर लगाया जाता है, ठीक है। नील का प्रयोग जो है चमक लाने के लिए कपड़े पर किया जाता है। नील के लाभ क्या होते हैं? नील के लाभ होते हैं कि सफ़ेद कपड़े का पीलापन दूर हो जाता है, सफ़ेदी आ जाती है, कपड़ों में चमक आ जाती है। वस्त्रों को नील कैसे दिया जाता है? सबको पता है कि पानी आप अपने उचित व्यवस्था के अनुसार ले लेते हैं। उसके बाद उसमें जो है अगर लिक्विड वाली है तो 4, 5, 10 बूंद जैसे भी आपको कपड़े पे लगाना है डालकर अच्छे से घोलकर उसमें कपड़ा डुबोते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है वो वाला क्या कहते हैं पाउडर वाला है तो आप उसको एक पोटली में बांधेंगे। उसके बाद उसमें आपको क्या करेंगे कि टब में या बाल्टी में से पानी ले उसमें आप उस कपड़े को डुबाकर घुमाते रहेंगे तब तक घुमाएंगे जब तक एकदम से वो घोल नहीं उठेगा। और जब वो घोल उठेगा उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसमें अपने कपड़े को डालकर रंग लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब कपड़े सूख जाएंगे तो आप उसको खूब अच्छे से प्रेस कर देंगे, ठीक है। सूती कपड़े को प्रेस करने के लिए टाइट गर्म प्रेस चाहिए, ठीक है। रेशमी कपड़े को प्रेस करने के लिए भी टाइट गर्म प्रेस चाहिए। और जो कपड़े होते हैं उनको जो है करने के लिए अलग अलग तरीके के कपड़े वो चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर कोई हल्का कपड़े वाला प्रेस हो तो उसके लिए क्या करें, जैसे मान लीजिए आपको साड़ी करनी है सिल्क की, तो आप क्या करेंगे, आप या तो पेपर बिछा के करेंगे और या तो आप कॉटन का पतला कपड़ा बिछा कर करेंगे, ठीक है। साड़ियाँ आप कभी भी प्रेस कीजिएगा तो हमेशा कोई कपड़ा बिछा के कीजिएगा, अन्यथा थोड़ा सा वो
डेंजरस होता है, जलने का डर रहता है। अब इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ लाओ, जल जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। और यही सेम चीज़ कुर्ता में ही सेम चीज़ आप अपने कुर्ते में, सलवार वगैरह में कर सकते हो, कुर्ते मतलब आप सूट में कर सकते हो, लहंगे में कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में सूती वस्त्र, अधिक ताप और दाब और नमी, थोड़ा सा पानी छिड़क के कहते हो ना स्प्रे बॉटल से, या आप जिसके स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप हाथ से ही पानी छिड़क के उसके बाद गर्म प्रेस करना होता है। रेशमी पर कपड़े पर थोड़ा सा कम ताप लगाते हैं, लेकिन ताप अच्छा होना चाहिए। कम का मतलब ये नहीं बिल्कुल लो होना चाहिए, और थोड़ा सा पानी छिड़क कर दबाव के साथ करना चाहिए। ऊनी वस्त्र बहुत हल्का दाब होना चाहिए। कोशिश करिए ऊनी वस्त्र हाथ से धुलिए, मशीन में मत धुलिए, उससे क्या होता है वो सिकुड़ेगा नहीं, आपको प्रेस नहीं करना पड़ेगा। हल्का प्रेस उस पर कर सकते हैं, नमी की ज़रूरत नहीं है, अगर हल्की फुल्की नमी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंथेटिक वस्त्र आपको बहुत हल्का गर्म प्रेस चाहिए और नमी नहीं चाहिए। आप जो है ना करो तो वेस्टर्न बेस्ट, इसीलिए इसको जो है मैजिकल रेसा बोलते हैं नायलॉन वगैरह को, और अगर आप करते हो तो जो है हल्का प्रेस करने की आवश्यकता है। तो ये आपकी क्लास 8th की बुक समाप्त हो गई। हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लास 8th की बुक जो है समाप्त कर ली, ठीक है। अब हम लोग जो है कल क्लास 9th की बुक शुरू करेंगे। आप लोगों को पहले बता दिया था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, वहाँ से कोई समस्या हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आ सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सारे का मैं मैसेज लिख देती हूँ। ये है टेलीग्राम। बार बार सब लोग मुझसे पूछते हैं, आपको ऐसे ही लिखना है टेलीग्राम में, आपको हाँ ऐसे ही लिखना, ठीक है। अपर्णा APARNA, ऐसे आप यही इतना लिखेंगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन ऐसे कॉमा लगा के ऐसे लिख देंगे अपर्णाज, और SISTER सिस्टर, TGT और PGT, ये लिख देंगे तो आ जाएगा। आप लोग बार बार बोलते हो कि टेलीग्राम का लिंक दे दो, टेलीग्राम का मैं लिंक दे देती हूँ तो वो ओपन नहीं होता, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ओपन नहीं होता तो आप यही करना, अपर्णा सिस्टर, ठीक है, TGT PGT पे चले जाना, आपको यहाँ से लिंक, ये आप वहाँ से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अपर्णा सिस्टर TGT PGT, ठीक है। नेक्स्ट आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 949455, ये मेरा नंबर है 9455836597, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सब लोग यहाँ से फटाफट से जुड़ जाओ। आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज होंगी आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, आपको समस्या नहीं आएगी कोई, ठीक है। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, और ये और आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, और ये आपका टेलीग्राम है, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम है, तो आप दोनों जुड़ जाना। अपर्णा सिस्टर PGT डालोगे नहीं आ जाएगा, कैसे नहीं आता। कितने लोगों ने मेरे मतलब ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे ग्रुप्स हैं, इतने बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपर्णा सिस्टर अपर्णास डाला तुरंत आ गया, अपर्णा डाल के तुरंत आ गया, अपर्णास तो छोड़ दीजिए। तो अगर आप अपर्णा सिस्टर TGT PGT डालोगे तो आएगा। और मैं एक बात बता दूँ, मैं यहाँ क्वेश्चन डालती हूँ, अगर आप लोग इससे जुड़ोगे तो आपको फ़ायदे ही मिलेंगे, ठीक है। कहीं से भी जुड़ोगे, आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ोगे, आप मेरे जिससे भी जुड़ो, किसी से भी जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं स्टडी कराती हूँ और कोई आपको फालतू बातें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हम लोगों की। क्लास 6 खत्म हो गया, क्लास 7 खत्म हो गया, क्लास 8 आज लास्ट पार्ट था वो भी खत्म हो गया, ठीक है। पीछे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, NCERT की प्लेलिस्ट बनी है, उसी में मैं सब डाल दूंगी, आप परेशान मत होइएगा, आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, ठीक। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्लास 9, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वॉइस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं भी। बाय।